नमस्कार, मैं हूं केशव पंडित और आप देख रहे हैं देश का तेजी से बढ़ता चैनल इंडिया लाइव। और इस वक्त आप हमारा खास कार्यक्रम देख रहे हैं, लाइव इंटरव्यू। और हमारे साथ आज के खास मेहमान हैं बसंत कुमार गुप्ता जी, जो राष्ट्रीय महामंत्री हैं अखिल भारतीय मध्यदेशीय वैश्य सभा के। बहुत बहुत स्वागत है गुप्ता साहब आपका। नमस्कार, आपको बहुत बहुत जी धन्यवाद। जी। जी अब सीधा सवाल आपसे कि अयोध्या में जो निर्माण हो रहे हैं, अयोध्या का राम मंदिर तो बन ही रहा है, उसके साथ आपकी सभा भी मंदिर निर्माण करा रही है, तो उस पर भी हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को आप जानकारी दें और विस्तार से बताएं कि सभा किस मंदिर का निर्माण करा रही है, कहाँ पर निर्माण जो है कार्य हो रहा है और किस लिए हो रहा है। तो वो तमाम चीजें जो है आप हमारे दर्शकों से भी साझा करें, जिससे कि दर्शक भी समझ पाए जब अयोध्या में रामलला के दर्शन करने आए तो वो आपके भी मंदिर पहुंचे। जी देखिए, मैं अखिल भारतीय मध्यदेशी वैश्य सभा का राष्ट्रीय महामंत्री बसंत कुमार गुप्ता अयोध्या धाम से बोल रहा हूं। और शत्रुघ्न निवास में इस समय हम लोग मध्यदेशी मंदिर का निर्माण करा रहे हैं। यह मंदिर हमारे समाज का था, जो सन 1952 से बना हुआ था। और महाराजगंज के एक बाबा थे, बाबा अयोध्या दास जी, जिन्होंने अपने प्रयत्नों से ये मध्यदेशी मंदिर की स्थापना की। आज उस मंदिर की अवस्था बड़ी जीर्ण शीर्ण हो गई है और बिल्कुल गिरने के कगार पर है। और लगभग 4 साल पहले इस मंदिर के महंत श्री पवन कुमार दास शास्त्री जी से हम लोगों का संपर्क हुआ और उन्होंने हम लोगों से, हमारे संगठन से अनुरोध किया कि समाज के एक बाबा जी थे और आपके समाज का मंदिर इन्होंने बनाया था, और मंदिर में नुकसान हो रहा है, आपके समाज का है। और बाबा जी ने हमसे वचन लिया था कि ये मंदिर हमारा जो है ये विनष्ट न हो, इसका संरक्षण जो है होता रहे और इस पर नियंत्रण जो है अपने समाज का रहे। इसलिए कि हमारे समाज की आबादी उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र, मतलब मध्य भारत में बहुत डेंसिटी हमारे समाज की बहुत ज्यादा है। और इसके अतिरिक्त हमारे समाज के लोग नेपाल में भी रहते हैं। तो यह मंदिर हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण इसलिए भी था कि अयोध्या नगरी अंतर्राष्ट्रीय नगरी हो गई है, पर्यटन का केंद्र हो गया है, प्रभु श्री राम का जन्मस्थल है और जी अब तो अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन के नक्शे पर प्रसिद्ध हो गया है। जी और ऐसे में हम लोगों का लगा कि यह हमारे संगठन का, हमारे समाज का परम दायित्व है कि अपने इस मंदिर को विनष्ट होने से बचाए। और हम लोगों ने इसको उसके पुनर्नवीनीकरण का यह बीड़ा उठाया है। इसका नक्शा भी हम लोगों ने प्राधिकरण से पास करा लिया है और ये प्रोजेक्ट हमारा लगभग 5.5 करोड़ का है। और 3 तलीय जो है बिल्डिंग है, ये बन रहा है, जिसमें काफी कुछ काम प्रगति पे है। अगर जो आप कहेंगे तो हम दिखा भी देंगे इसका वीडियो। और अपने समाज के लिए, अपने समाज के संस्कृति की सुरक्षा के लिए, संरक्षण के लिए काम कर रहे हैं। क्योंकि मुझे बार बार ख्याल होता है कि जब हम प्राइमरी स्कूल में पढ़ते थे तो एक प्रार्थना कराई जाती थी, जिसकी लाइनें अभी भी मुझे ख्याल है, वह शक्ति हमें दो दया निधे कर्तव्य मार्ग पर डट जावे। और उसकी आखिरी लाइन थी, जिस देश जाति में जन्म लिया बलिदान उसी पर हो जाए। जिस देश जाति में, तो सबसे पहले देश की महत्ता है और जाति की महत्ता है। जाति की महत्ता का मतलब मेरे कहने का ये नहीं है कि हम जातिवादी भावना से ग्रसित हैं। हम ये चाहते हैं कि हमारा यदि समाज मजबूत होगा तो पूरे समाज के साथ हम देश की सुरक्षा में अपने समाज की जो है सेवा दे सकते हैं। और इसी भावना से ये मंदिर का निर्माण। इस मंदिर में पूरे देश से, नेपाल देश से जो भी पर्यटक आएंगे, यहाँ पे उनकी आवासीय व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था बिल्कुल, कुछ को तो निःशुल्क होगा, लंगर भी चलेगा, और कुछ सशुल्क होगा, जो बिल्कुल समझिए कि कोई का उद्देश्य व्यापारिक नहीं होगा। इसका मेंटेनेंस चलता रहे और लोग इसका लाभ उठाते रहे। जी
इस में मंदिर में जो है मूर्ति किसकी रखी जा रही है, उसके बारे में भी आप जो है हमारे दर्शकों को बताएं कि इस मंदिर के अंदर जो मूर्तियां आप रख रहे हैं, जिन मूर्तियों को रखा जाएगा, वो कौन कौन सी मूर्तियां होंगी जी? देखिए, इस मधेसी मंदिर में एक मंदिर हमारा पुराना है, राम जानकी का मंदिर। तो उस राम जानकी के मंदिर को तो हम रखेंगे ही, उसके लिए एक बहुत बड़ा हॉल और मंदिर का स्थान का चयन हो चुका है। एक ब्लॉक में उसका निर्माण कार्य का लगभग आधा काम हो गया है। और जब उस मंदिर को उसमें राम जानकी मंदिर को उसमें हम स्थानांतरित कर देंगे, तो जो फ्रंट व्यू हमारा बच रहा है, उसमें हम अपने कुल देवताओं की मूर्तियों की स्थापना करेंगे। हमारे कुल देवता में बाबा गणिनाथ, बाबा पलटू दास और बाबा सरजू दास, हमारे 3 कुलगुरु हैं, उनकी मूर्तियां स्थापित करेंगे। उसके साथ भी एक बड़ा सा हॉल होगा और उसी लेन में हमारा राष्ट्रीय कार्यालय होगा। इस ब्लॉक का नाम हम लोगों ने प्रशासनिक ब्लॉक रखा है। और मैं आपको बता दूं कि हमारे समाज के एक बहुत बड़े दानशील हैं, बाबू जगन्नाथ बाबू, कल आए कलकत्ता से, इसी पूर्वांचल के रहने वाले हैं और बहुत बड़े उद्योगपति हैं। उनका मेडिकल कॉलेज भी है, इंजीनियरिंग कॉलेज भी है। वो यहाँ आए थे अपनी टीम के साथ और उन्होंने घोषणा किया है कि आगे का फ्रंट ब्लॉक जो है, प्रशासनिक भवन का जितना जो है निर्माण है, हम अपने स्तर से कराएंगे और इसके विकास में हम अपना व्यक्तिगत योगदान देंगे। जी, एक आपसे सवाल है कि जब मध्यसीय और वैश्य समाज की बात करते हैं, आप गुप्ता की बात करते हैं, आप अगर हम सीधे तौर पर देखें कि वैश्य समाज की आप जब बात करते हैं, पूरी दुनिया में केवल एक ही मंदिर है जो चित्रगुप्त का मंदिर है, खजुराहो में 975 ईस्वी में उसका जो है वो मंदिर बना था। केवल एकमात्र मंदिर है चित्रगुप्त, जो कहते हैं कि हर प्राणी की मृत्यु के बाद का लेखा जोखा रखते हैं, और चित्रगुप्त जी का एक मंदिर है। तो क्या उत्तर प्रदेश में माना जाए कि जो मंदिर आप बनवा रहे हैं उसमें चित्रगुप्त जी का भी स्थान रहेगा? क्योंकि आप जब समाज को समर्पित कर रहे हैं तो समाज के देवता भी तो होने चाहिए। मेरा एक प्रश्न मात्र है, बाकी आप कैसे लेते हैं मैं ये जानना चाहता हूं कि आपके विचारों में कहीं ना कहीं ये है कि समाज की दृष्टि से जो समाज जिसे मानता आ रहा है आज तक, तो उनका भी स्थान होना चाहिए जी। हाँ, तो बिल्कुल ठीक है, मैं आपके सवाल से सहमत हूँ। हमारे गोरखपुर में भी एक चित्रगुप्त मंदिर है जी। और जैसा कि हमको जानकारी है, अब खजुराहो में चित्रगुप्त का मंदिर है, वो कैसा मंदिर है मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन गोरखपुर में एक चित्रगुप्त जी का बहुत ही मंदिर है। विशाल है, बहुत बड़ा बनाया गया, ठीक वैसा ही जैसा कि प्राचीन जब हम अपनी संस्कृति को देखते हैं तो वैसा ही बहुत ही विशाल मंदिर है। और ये निरंधार प्रसाद शैली का एक मंदिर है, निरंधार, तो जो बहुत पुरानी शैली सभ्यताओं में आती है, तो बहुत बड़ा विशाल का है, सबसे जो है पूरी दुनिया का एकमात्र सबसे विशाल मंदिर चित्रगुप्त जी का जो है वो खजुराहो में ही है जी। अब जैसे गोरखपुर में चित्रगुप्त मंदिर है, तो जहां तक हमको जानकारी है कि ये श्रीवास्तव समाज के लोगों का मंदिर है। और जहां तक हमको जानकारी है कि ये तो मैं कंफर्म हूँ कि श्रीवास्तव समाज के लोग जो है उसकी देखरेख करते हैं, वो इसका विकास करते हैं। हमारे कहने का मतलब कि अगर जो हर समाज के लोग अपने कुल देवताओं का मंदिर बनावे, यहाँ हमारे जैसे अयोध्या में है लगभग सैकड़ों मंदिर हैं, भिन्न भिन्न समाज के मंदिर हैं। मध्य देशीय मंदिर मैं समझता हूँ कि अयोध्या में था, बहुत पुराना, बिल्कुल क्षति विक्षिप्त होने के कगार पर था, लेकिन हम लोगों ने उसको बचाया है। और ये मैं समझता हूँ मध्य देशीय मंदिर एकमात्र मंदिर है, केवल भारतवर्ष में नहीं पूरे विश्व का एकमात्र एकल मंदिर होगा जो मध्य देशी समाज का होगा। तो हम तो इसको चाहेंगे कि इसको संरक्षित करें और अपने पूर्वजों को सम्मान दें, हमारे जो कुलगुरु हैं उनको सम्मानित करें और अपने समाज में जो है एक पुरातन संस्कृति के प्रति जो एक लगाव होता है वो लगाव बना रहे। और बिना संस्कृति के बिना किसी पुरातन संस्कार के हम जो है अपने समाज को विकास के रास्ते पर नहीं ले जा सकते हैं, क्योंकि हर चीज का विकास का आधारभूत सिद्धांत है संस्कार। संस्कार से हमको शिक्षा मिलेगी, संस्कार से हमको दूसरे को सम्मान करना है, हमको सम्मान चाहिए तो हम दूसरे को सम्मानित करेंगे, तभी हमारे संस्कार होंगे। और अपने समाज में शिक्षा का, जैसे हमारे समाज के लोग जो है व्यापार से भी जुड़े होते हैं, शिक्षा के भी क्षेत्र में हैं,
कृषि बिल्कुल। के भी क्षेत्र में है। मैं समझता हूँ कि वैश्य समाज ही ऐसा है कि बहुत विविधताओं से भरपूर है। हम केवल जी। व्यापारी नहीं हैं, हमारे लोग कृषक कृषि से भी जुड़े हैं, व्यापार से जुड़े हुए हैं, सर्विसेज से जुड़े हुए हैं। और आपको मैं देखता हूँ कि बहुत से एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब में, मेडिकल में, इंजीनियरिंग में बहुत से ऐसे लोग हैं। और हुँ, ऐसी भावनाओं को विकास करने के लिए हम अपने सनातनी संस्कार को के साथ हुँ, अपने धार्मिक गुरुओं की पूजा करने के साथ साथ जो है हम आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि एक एक लोगों के एक अंदर भावना होती है कि किसी भी चीज के प्रारंभ में अगर जो हम धार्मिक भावना से वो काम करें तो उसका महत्व बढ़ता है और लोगों का उससे जुड़ाव भी बढ़ता है। दूसरे तल्ले का, और इस समय दूसरे तल्ले का अभी अभी कुछ समय पहले हम लोगों ने दूसरे तल्ले का छत का उद्घाटन हुआ है, मतलब ढलाई का कार्य हुआ अभी जस्ट 10 मिनट पहले, वहीं पे हम लोग आ रहे हैं। और हमारे साथ ये राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जितेंद्र जी भी थे, इनकी उपस्थिति में उसका जो है मशीन का पूजा हुआ है और जी। कार्य के प्रारंभ का जो है उद्घाटन हुआ है। और बड़े अच्छे समय का आपका ये साक्षात्कार भी हो रहा है। आपके चैनल को बहुत बहुत बधाई। और मैं चाहूंगा कि इस चैनल के माध्यम से इस शिक्षा, संस्कार और समाज के विषय में आप लोगों को जानकारी दें। और मेरी अपील है आपके चैनल के माध्यम से अपने मध्यदेशी समाज जी। के लोगों को विशेष रूप से अपील है कि आप हुँ, कभी भी अयोध्या आए, जब कभी भी अयोध्या आए तो जरूर इस मंदिर पर आवे और इसको देखें और इसके विकास में अपना सुझाव और सहयोग देते रहें। धन्यवाद। जी, बिल्कुल। लेकिन साथ ही आपकी जो सभा है, मधेसीय सभा, इसका गठन कब हुआ था और किन उद्देश्यों के साथ हुआ था? ये तो हम जब भी किसी सभा का या फिर संगठन का जब भी कोई गठन होता है, तो एकत्रित करने के लिए और मजबूती के साथ लड़ने के लिए ही। क्या लड़ाई थी, क्या वजह थी जो इसका गठन करने की आवश्यकता पड़ी? और आज के दौर में किस तरह से जो है आप देखते हैं कि इस संगठन को और कितना मजबूत होने की आवश्यकता है और कितना मजबूत है वर्तमान में? जी। देखिए, ऐसा है कि इसकी स्थापना आपको आश्चर्य होगा, हुँ, अंग्रेजों के ज़माने में 1905 में हुआ है। जी। और उस कहानी को मैं सुनता हूँ, कहानी क्या वास्तविकता को जब हमारे पूर्वज बताते हैं, अभिलेखों में पढ़ता हूँ तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हुँ, अंग्रेजों का ज़माना था, हमारे समाज के एक डिप्टी कलेक्टर थे माधवलाल जी, हुँ, और मुज़फ्फरपुर में दौरे पर गए थे शुरू में। उस समय हुँ, गेस्ट हाउस वगैरह नहीं हुआ करते थे। कोई सरकारी महकमा का विभाग का कोई कर्मचारी या अधिकारी प्रशासनिक हुँ, अधिकारियों को रुकने की व्यवस्था करता था। उस जी। समय 1904 की बात है कि एक एसडीएम साहब दौरे पर जाते हैं और जी। पोस्टमास्टर साहब कहते हैं कि भाई हमारे रुकने की व्यवस्था कर दो। पोस्टमास्टर साहब एक बहुत सामान्य निर्धन हमारे ही समाज का व्यक्ति था, जो मिठाई की दुकान थी। कहा जाओ उससे चारपाई मांग के लाओ। उसने चारपाई देने से मना कर दिया, कहा कि भाई हमारे दामाद आए हैं, मैं अपने दामाद को जमीन नहीं दिला सकता हूँ, दामाद को तो दिखता मानते हैं, सब लोग मानते हैं। हुँ, इस पर पोस्ट मास्टर साहब बहुत नाराज होते हैं और लगभग गाली दे करके अपने चपरासी से कहते हैं जाओ उसको छीन के चारपाई ले आओ। उसकी इतनी हिम्मत कि हमारे कलेक्टर साहब आए हैं, डिप्टी कलेक्टर साहब आए हैं, वो चारपाई नहीं दे रहा है। कलेक्टर साहब हमारे समाज के थे, तो उनको इतनी आत्मग्लानि हुई कि हमारे समाज की इतनी बड़ी बेइज्जती और इतने निकृष्ट निगाहों से देखा जाता है। उन्होंने प्रण किया कि हम इस समाज को संगठित करेंगे और इनके मनोबल को बढ़ाएंगे। आज यदि शिक्षित होता, शिक्षा का प्रसार होता इस समाज में, उस समय की बात मैं कर रहा हूँ, ऐसा नहीं होता, इस ढंग से बेइज्जत नहीं किया जाता। कलेक्टर साहब, डिप्टी कलेक्टर साहब इतने परेशान हुए और संकल्पित हुए कि हम इस समाज के विकास के लिए एक सामाजिक संगठन का संरचना करेंगे। और 1905 में जो है इस अखिल भारतीय मधेसी वैश्य सभा का गठन हुआ। और बलिया के, उत्तर प्रदेश के बलिया के विष्णु दयाल जी थे, वो प्रथम हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हुए। और उसके बाद हर 3 साल के बाद राष्ट्रीय कमेटी। और मैं बता दूं कि इस समय पूरे भारतवर्ष में 14 राज्यों में हमारा संगठन है। अभी कल की बात है, मैं बताऊं कि बिहार में प्रदेश का चुनाव हुआ है, तो 14 राज्यों में हमारे समाज के लोग बहुत निष्ठा और बड़े गहनता से रहते हैं।
और हमारी पूरी कमेटी है, जिला की कमेटी है। बच्चों की शिक्षा के लिए हम लोग सहयोग करते हैं। कोई निर्धन बच्चा होता है, प्रतिभाशाली है, उसको भी मदद हम लोग करते हैं। अभी एक लड़की 2 साल पहले की बात है, 1 साल पहले की बात है, उसको 9 गोल्ड मेडल मिले थे, मैथमेटिक्स से एमएससी थी। उसका टेलीफोन आया मेरे पास कि महामंत्री जी, मैं आईएएस की कोचिंग करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पिताजी जो है इतना पैसा नहीं है, मना कर रहे हैं। हमने कहा बेटा तुमको कलेक्टर बनाएंगे हम लोग। और मैं बताऊं कि उसके कोचिंग के लिए हम लोगों ने दिल्ली में रखा है और इस समय वो आईएएस की कोचिंग कर रही है। और मैं प्रार्थना करता हूँ, ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ, अपने कुल देवता से ये प्रार्थना करता हूँ कि वो बिटिया हमारी आईएएस बने। मेरे कहने का मतलब कि इस तरह से जितनी भी जानकारी हम लोगों को आती है कि कोई गरीब कन्या है, उसकी शादी में परेशानी हो रही है, उसकी मदद हम लोग करते हैं। जी। कोई लेकिन जितने पुराने लोग हैं जो इतिहास में इतनी रुचि रखते हैं, लगभग जितनी बड़ी क्रांतियां हुई हैं वो सभी की सभी उत्तर प्रदेश से हुई हो, चाहे वो 1857 की क्रांति रही हो या किसी समाज की क्रांति रही हो, या वो तमाम जो क्रांतियां जो उठी हैं उत्तर प्रदेश से ही उठी हैं, हर वर्ग से, हर समाज से और हर जो है क्षेत्र से। लेकिन उसके साथ ये भी है, आज को देखने को जो है, अब जिस तरह से देखते हैं कि आज का जो युवा है वो कहीं ना कहीं दूर होता जा रहा है हर क्रांति से। उसका किसी कोई क्रांति में अलगाव नहीं, केवल नौकरी कमाने खाने तक ही सीमित रह गया है। उसकी कोई इतिहास में रुचि नहीं है, संस्कारों में कोई रुचि नहीं है, ना तो संस्कार से उसका कोई लेना देना है। आज के दौर में आप देखिए कि जब पढ़ाई लिखाई की आप बात करते हैं तो पूरी दुनिया में अब जो है अपने देश के अंदर केरला सबसे ज्यादा शिक्षित है, अन्य क्षेत्र भी शिक्षित होते जा रहे हैं। लेकिन जितने ये शहर शिक्षित होते जा रहे हैं, जितना एजुकेशन जो है हाईएस्ट हो रहा है, उतना ही आप देख रहे हैं कि ओल्ड एज होम भी बन रहे हैं। पहले जब लोग गांव में अनपढ़ थे तो ओल्ड एज होम नहीं हुआ करता था, बड़ों की इज्जत होती थी। आज एक 22 साल का युवा कलेक्टर है, 90 वर्ष का वृद्ध जो है वो जमीन पर बैठ करके न्याय मांगता है। कैसे देखते हैं कि क्या ये शिक्षा पद्धति हमें आगे ले जाएगी? अगर फिर बदला नहीं है तो फिर क्या ये बदला है? बदलाव में कैसे देखते हैं कि युवा जो है वो कहीं ना कहीं एक अलग ही दिशा में जा रहा है, एक अलग ही सोच में जा रहा है। जितने लोग हैं आज के दौर में, अगर ये किसी क्रांति को बचाए रखने के लिए, अपने संस्कारों को, अपनी संस्कृति को अगर बचाए रखने के लिए मेहनत भी कर रहे हैं, तन से, मन से, धन से, हर तरह से, लेकिन अगर उसी चीज को आने वाली युवा पीढ़ी अगर हमारी बचा के नहीं रख पाएगी तो क्या ये सोचने का विषय नहीं है? क्या ये चिंतन का विषय नहीं है? और या फिर इस पर मध्यदेशीय वैश्य समाज कभी चिंता करता भी है कि आने वाले समय में जिस तरह से यूथ अलग होता जा रहा है, क्योंकि जितने भी पुराने लोग हैं वो तो जुड़े हैं कहीं ना कहीं ईश्वर से, संस्कारों से, परिवार से, समाज से, तो वो तो मेहनत कर रहे हैं, वो तो अपना पूरा प्रयास कर रहे हैं, पूरे मन से लगे पड़े हैं। लेकिन हमारे बच्चे क्या उस धरोहर को, उस विरासत को संभाल के रख पाएंगे? क्या ये भी चिंता का विषय है या नहीं? जी, घोर चिंता का विषय है, मैं सहमत हूँ। पुराने हमारे आदमी जो देश के लिए कुर्बान हो गए, अपने खून दिया, मैं बताते हुए मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है कि सन 42 की आजादी की लड़ाई में मेरे बाबा भी स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी थे और उनको 11 वर्ष की, 11 महीने की विगरस जेल की सजा हुई थी। उस कॉपी, ऑर्डर की कॉपी अब भी मेरे पास सुरक्षित है। और जब भी मुझे लगता है कि अपने आप को मैं कमजोर साबित होता हूँ तो मैं उस सर्टिफिकेट को देखता हूँ तो मेरे रगों में एक नई स्फूर्ति आती है। ये बात सही है कि आज के नौजवान थोड़ा सा पिछले पुरातन संस्कारों से दूर होते जा रहे हैं। अब उसका कारण जो कुछ भी हो, आज का ये जो तमाम इलेक्ट्रॉनिक्स चैनल का बढ़ावा, मोबाइल्स का बढ़ावा। एक बात मैं बताऊं कि अभी 4 साल पहले की बात है, एक राजपत्रित अधिकारी थे क्लास 1 से, उनसे मैंने पूछा कि आपके बाबा का नाम क्या है? आपके बाबा का नाम क्या है? तो लगे सर खुजलाने, कहे भाई तो मुझे नहीं मालूम है, जरा बाबू इसे पूछ के बता रहे हैं। हमको इतना चिंता हुआ कि बताइए ये अपने बाबा को नहीं जानते हैं। तो आने वाले दिन में 10 साल 20 साल के बाद लोग पूछेंगे कि आपके पिताजी का नाम क्या है, तो कहेंगे रुकिए जरा डायरी में देख के बता रहा हूँ, या मोबाइल में ढूंढेंगे।
निर्भरता इतनी ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक मशीनों की हो गई है कि आज के जमाने बहुत से बच्चों को पूछ दिए 2 दूनी 4 क्या होता है, 2 दूनी क्या होता है, तो वो तुरंत कैलकुलेटर निकाल लेते हैं। तो इससे बचना पड़ेगा और इसके लिए इसका समाधान तो युवा वर्ग को ही निकालना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हमारा युवा समाज इससे ग्रसित नहीं है, इससे चिंतित नहीं है, उसको भी परेशानी होती है। एकल परिवार की जो एक कॉन्सेप्ट हो गया है, मजबूरी है, लड़का नौकरी कर रहा है तो परिवार उसकी पत्नी जाएगी ही जाएगी। पहले ऐसे नहीं हुआ करता था, खेती बाड़ी लोग करते थे, गांव में छोटे छोटे व्यापार हुआ करते थे, वहां नौकरी करते थे, लेकिन अब वो भावनाएं खत्म हो गई। तो खासतौर से हमारा उत्तर प्रदेश बिहार का ये दुर्दशा है कि हमारे जितने लड़के हैं, जितने टेक्नोक्रेट हैं, टेक्नोलॉजी में जितने आए हैं, वो हैदराबाद और बेंगलोर के नीचे बात ही नहीं करते हैं, पूना के नीचे बात ही नहीं करते हैं। बहुत हुआ तो दिल्ली में भी कोई स्कोप नहीं है। इसके लिए तो मैं खास तौर से उत्तर प्रदेश और बिहार के सरकारों से भी मेरा निवेदन है, हम अपने संगठन के माध्यम से बार बार इस बात को उठाते रहे हैं और सरकार के जनप्रतिनिधियों से कहते रहे हैं कि काश यदि, क्योंकि हमारे यहाँ जो है लेबर इतना सस्ता है, लेबर पलायन करता है जाकर के वहीं बंबई में जाकर रहता है, कितनी दुर्दशा के साथ रहता है, फिर भी जब कोई संकट आए तो उसको भगाया जाता है। और मुझे तो बड़ा डरावना सीन लगता है कि जिस दिन उत्तर प्रदेश और बिहार की सरकारें अपने प्रतिभाओं को, अपने श्रमिकों को अपने प्रदेश में एब्जॉर्ब कर लेगा, उस दिन ये जो जितने राज्य हैं जिनके अर्थव्यवस्था का आधार है यही श्रम और यही प्रतिभा, वो बहुत हमसे पीछे चले जाएंगे। और इसके लिए तो हम सरकार से चाहेंगे, इस आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहेंगे, बहुत गंभीर का विषय है कि देखिए हमारी प्रतिभाएं बिहार और उत्तर प्रदेश से दूसरे प्रदेशों में जाकर के उसके प्रोग्रेस में जो है एक उसका महत्वपूर्ण भाग बनते हैं और उसके विकास में अपना योगदान देते हैं, और हमारे प्रदेश में रहते हैं तो उसकी कोई यूटिलिटी नहीं। ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। तो इससे तो सरकार को भी थोड़ा इस ध्यान देना होगा। और रही बात संगठन की, तो हम अपने संगठन में हमेशा प्रतिभाओं को सम्मान देते हैं, संस्कारी लोगों को हमेशा सम्मान देते हैं, बड़े बुजुर्गों को आदर दिया जाता है, उनके निर्देशों का, उनके सुझावों का पालन किया जाता है, और यही संगठन का मूल आधार है। जब तक हम अपने पूर्वजों का आदर नहीं करेंगे, आने वाले संतान हमारी आदर नहीं करेगी, और आने वाली संतान का उनकी आने वाली संतान आदर नहीं करेंगी। और जब पुरातन चीज से संबंध कट जाता है तो आदमी अकेला। हमारे साथ स्क्रीन पर भी अभी मैं देख रहा था कि मध्यदेशीय जाति का इतिहास और समाज, क्या आज के दौर में हमारी पुस्तकों में नहीं आना चाहिए? मध्यदेशीय जो इतिहास है, जो मध्य एशिया का जो इतिहास है, वो क्या नहीं आना चाहिए? किताबों में क्या पढ़ाया जाना नहीं चाहिए? क्योंकि अगर हम मुगल पढ़ सकते हैं, तुर्क पढ़ सकते हैं और अफगान पढ़ सकते हैं, जिनकी हमें कोई आवश्यकता नहीं, जो यहाँ से निकले हैं, ना उपजे हैं, ना इस देश की मिट्टी में उनका कोई कुर्बानी या बलिदान उनका है कुछ, ना आजादी में उनका कोई योगदान है किसी मुगल का, और ना तो किसी मुगल का योगदान है जो है संस्कृति में या विरासत धरोहर को बचाए रखने में। तो ऐसे में हमारे जिन वर्गों का, जिन जातियों का, या जो भी हमारी वर्ण व्यवस्थाएं थी, उनसे निकले हुए लोगों ने जो किया है, जो अपनी कुर्बानियां दी हैं, उनका इतिहास क्या है वो पूरी दुनिया को मालूम है। लेकिन वो इतिहास अगर किताबों में आ जाए तो कितना अच्छा रहे। एक दूसरे के इतिहास की साझा विरासत अगर पढ़े, कोई ब्राह्मण के इतिहास को पढ़े तो कोई राजपूत के इतिहास को पढ़े, लेकिन साथ ही जो मध्यदेशीय जो वैश्य जो है, इनकी जाति का जो इतिहास है वो भी पढ़ाया जाए कि उन्होंने किन किन समय पर जो है, जब भी चाहे वो प्रथम विश्व युद्ध हो, द्वितीय विश्व युद्ध हो, उनमें भी जो है सैन्य अभियान चलाए हैं, सैनिक रहे हैं। तो ऐसे में केवल एक हो जाना कि केवल एक वर्ग या एक ही समाज के लोग जो है क्षत्रिय होते थे, हर वर्ग के लोग होते थे। तो ऐसे में जो इतिहास है वो बच्चे पढ़ पाएंगे और अपने पर, अपनी जाति पर गर्व भी कर पाएंगे। लगता है आपको कि आने वाले समय में आपकी सभा को ये भी मुद्दा रखना चाहिए सरकार के सामने कि जब या तो सभी के हटा दीजिए और अगर पढ़ाइए तो फिर जो है सभी के पढ़ाइए। जी बिल्कुल, इतिहास सभी का सामने आना चाहिए, क्योंकि हमारे बच्चे तभी तो जान पाएंगे कि हमारा भी कुछ योगदान था। क्योंकि अकेले बसंत कुमार गुप्ता जी या फिर जितेंद्र गुप्ता जी
अकेले सवाएं लगा लगा करके तो सभी को नहीं समझा सकते, लेकिन जब वो किताब के रूप में जब उपलब्ध हो जाएगा तो हर बच्चे को बचपन से पता होगा कि क्या इतिहास है। जी बहुत सही कहा आपने। संगठन के स्तर पर हम बता दें कि हमारे जो सम्मेलन होते हैं 3 साल के बाद, जिले का हो, प्रदेश का हो, राष्ट्र का हो, तो ऐसे अवसर पर हमारे गौरव पुरुष हैं, उनका इतिहास में बड़ा नाम है, उनके बारे में, उनके जीवन के बारे में हम लोग लिखते हैं और उसका प्रचार प्रसार हम लोग करते हैं। आपको मैं बता दूं कि जैसे हमारे कुलगुरु संत कबीरनाथ जी हैं, कुलगुरु के रूप में हम लोगों ने मान्यता दिया है। ये बिहार के वैशाली जिले में इनका जन्म हुआ था और उस वैशाली की भूमि पर महनार में एक बहुत विशाल मंदिर हम लोगों ने बनवाया है अभी 5 साल पहले, जो कि सन 42 की बाढ़ में, सन 32 की बाढ़ में वो मंदिर बिल्कुल बह गया था। और आपको बताते हुए ये प्रसन्नता मुझे हो रही है, इस चैनल के माध्यम से और प्रचार मिलेगा कि उस बाबा गणिनाथ जी की जो जहां वो मंदिर है, उस क्षेत्र को डेवलप करने के लिए पर्यटक स्थल बिहार सरकार ने डिक्लेयर कर दिया और 7 करोड़ का जो है फंड ऐलान किया है। और वहां पे उसका तरह तरह के जो है, वहाँ साल में एक बार मेला लगता है, लाखों की भीड़ होती है पर्यटकों के रहने के लिए, और वहाँ पे गेस्ट हाउसेज बन रहे हैं, तमाम कार्य जारी है। तो समय समय पर हम लोग कहते रहते हैं। और मैं बताऊं, जैसे गोरखपुर में बाबा गणिनाथ जी की, इस चैनल के माध्यम से मैं बताऊं कि बाबा गणिनाथ जी की मूर्ति बाबा गोरक्षनाथ के मंदिर में भी हम लोगों को स्थापित कराने की सफलता मिली, क्योंकि कहीं कहीं ये इतिहासकारों ने और पुस्तकों में मिलता है कि कुछ लोगों का मत है कि बाबा गणिनाथ जी लगभग 6 वर्ष तक बाबा गोरक्षनाथ जी के संपर्क में रहे हैं और उसके बाद वो आगे देश भ्रमण पर निकल गए। और जाने का उसका कारण ये था कि हमारे संत बाबा गणिनाथ जी ने कहा बाबा गोरक्षनाथ जी से कि नाथ संप्रदाय के जितने लोग होते हैं, योगी होते हैं, अविवाहित होते हैं, मैं शादीशुदा हूँ, इसलिए मैं छिपा नहीं सकता इस बात को, इसलिए क्षमा मांगते हुए वो आगे बढ़ जाते हैं। ऐसा पुस्तकों में कुछ वर्णित है। और इस साक्ष्य के साथ बाबा गोरखनाथ, जो इस समय आदित्यनाथ जी माननीय मुख्यमंत्री जी से हैं, उनसे हमारी 3 मुलाकात हुई। आज से कम 4-5 साल पहले की बात है। 3 बार मुलाकात हुई। उन्होंने कहा कि साक्ष्य लाइए, मैंने कुछ साक्ष्य दिया, उसके बाद हमको सफलता मिली। और हमारे लिए गर्व का विषय है कि बाबा गोरखनाथ जी के मंदिर में मीनाथ जी को भी स्थान मिला है। तो इस तरह से जहां भी हम लोग का प्रयास होता है, शासन से, प्रशासन से, जहां से भी लगता है कि हमारे समाज को कहीं कोई स्कोप या कुछ स्पेस मिल सकता है, तो उसके लिए हमेशा हम प्रयासरत हैं। जयशंकर जी को पढ़ाया जाता है। जयशंकर प्रसाद जी का नाम आपने सुना होगा, इतने बड़े साहित्यकार थे, वैश्य समाज के। जी, लेकिन मुझे लग रहा है कि इन सब चीजों को आगे साहित्यकारों की बात हो या फिर सैनिकों की बात हो या फिर इस देश में हमारे संतों की बात हो, उस परंपरा को जीवंत बनाए रखने के लिए सभा या समाज या संगठन तो आगे आते ही है, लेकिन साथ में जो आप कार्य कर रहे हैं उसके लिए चैनल की तरफ से भी आपको बधाई कि आप वो काम कर रहे हैं जिसको शायद जीवंत बनाए रखने के लिए ये, जैसे हम युवाओं में देखते हैं तो शायद आने वाले समय में उन्होंने देखा होगा कि जो आगे युवा है वो करेंगे या नहीं करेंगे वो तो नहीं पता, लेकिन हम अपना काम करके जा रहे हैं और आने वाले समय में भी लोग उस विरासत को संभालें, ऐसी भी अपेक्षा हम करते हैं। कोई अपील आप करना चाहेंगे समाज के लोगों से या फिर सरकार से? जी, चैनल के माध्यम से आप। एक चीज रह गया था, क्षमा चाहूंगा बताना, कि बाबा गणिनाथ जी के डाक टिकट भी जारी हो चुका है, भारत सरकार ने जारी कर दिया है अभी 3-4 साल पहले। तो इस तरह जहां भी हमको स्पेस मिलता है अपने समाज के उत्थान के लिए या पहचान बढ़ाने के लिए, तो हम लोग करते रहते हैं। और आपके चैनल के माध्यम से मैं पूरे समाज को, अपने मदेशिया समाज को विशेष रूप से ये अपील करना चाहेंगे कि सब लोग कम से कम अपने बच्चों की शिक्षा पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान दें। लड़का हो या लड़की, इसमें कोई जो है मतलब पक्षपात किसी के साथ न करें। लड़का और लड़की दोनों की शिक्षा पर ध्यान दें। अगर वो शिक्षित होंगे
तो हम सारे क्षेत्र में सफल होंगे। मैं तो कहता हूं कि हमको बिजनेस भी करना है तो हमको कम से कम ग्रेजुएट होना चाहिए। और मैं बताऊं आपको, मेरा एक चचेरा भाई है, बीटेक किया और मेडिकल हॉल पे बैठता है, क्योंकि वो हमारे भाई का सिंगल लड़का था, इंजीनियरिंग तो पढ़ लिया, बाद में जो है वो नौकरी करना चाह रहा था। बाद में हम लोगों ने समझाया कि भाई बीटेक किया है तो इस शिक्षा का उपयोग तुम बिजनेस में भी कर सकते हो, पढ़े लिखे आदमी हो। शिक्षा का अगर जो शिक्षित आदमी नहीं है तो तमाम जो है प्रशासनिक उत्पीड़न होता है, लोग करते हैं। यदा कदा सुनने में भी आती है कि भाई वो पढ़ा लिखा आदमी नहीं है, इसलिए जो है फला विभाग का आदमी जो है उसको बेइज्जत किया, ये किया वो किया। शिक्षित रहेगा तो कम से कम अधिकारों को तो अपने जानेगा। तो शिक्षा एक बहुत बड़ी चीज है, और मैं चाहूंगा कि आपके चैनल के माध्यम से। लेकिन एजुकेशन का क्या मतलब है अगर तकनीकी ना आए? जैसे आपका, मैं अभी इतिहास पढ़ रहा था, आपके समाज का जो इतिहास है, वो एक इतिहास जो है ऐसा बताता है कि वो लगातार जो है पढ़े लिखे रहे हों या ना रहे हों, लेकिन समाज में उनका जो है वित्तीय योगदान बहुत अधिक जो है रहा। तो मैं बहुत ये समझना आपसे चाह रहा हूँ कि तकनीकी शिक्षा होनी चाहिए या नहीं? अब पता लगे कि मिठाई की दुकान भी अगर आप तभी खोल पाएंगे जब आपको रसगुल्ला बनाना आता होगा, मिठाई बनानी आती होगी। अगर वो तकनीकें अगर आपको पता ही नहीं तो आप कैसे आप अपनी विरासत को आगे ले जा पाएंगे? क्या वो एजुकेशन में नहीं होना चाहिए? क्या वो उसका हिस्सा नहीं होना चाहिए? इसके हिस्से के लिए तो बोले फिर तो अनपढ़ी का भी, अगर ये चीज आपकी एजुकेशन में नहीं आ रही है। अब एक बीटेक किया हुआ लड़का अपनी कार अगर पंचर हो जाए तो उसको वो खुद से जो है उसमें ना तो कुछ कर सकता है, स्टेपनी लगा के उस पहिए को नहीं चढ़ा सकता है। अगर कार में कुछ खराबी आ जाए तो वो अपने आप सही नहीं कर सकता। यही अगर हम अमेरिका और जापान की अगर टेक्नोलॉजी की बात करें तो वहां पर 5वीं क्लास फेल भी अपना बिजनेस सही ढंग से कर सकता है। उसको पता है, उसको जीविका के लिए 5वीं तक इतना पढ़ा दिया जाता है कि वो अगर चाहे तो 5वीं के बाद छोड़ भी दे तो वो अपने जीने के लिए जो है वो बिजनेस कर सकता है, काम कर सकता है। यहाँ सूरदास, रहीमदास, कबीरदास पढ़ाए तो जाते हैं, ये तो एक अलग रख दिए जाए ना कि इनको जीवन में इतना न उतारा जाए कि एक बच्चा भूल जाए, केवल सड़क पर उतर के अपने समाज के लिए जिंदाबाद मुर्दाबाद के ही नारे करता रहे और उसको काम कुछ नहीं आता है। मैं ये कहता हूं कि बहुत सारे पढ़े लिखे लोग हैं जो जमीनी स्तर पर एक रोटी नहीं बना पाते हैं, काम तो बहुत दूर की बात रही है। वो अपने खाने के लिए अपने खाने को नहीं तैयार कर सकते हैं। अगर जरूरत पड़ जाए अपने बच्चों को पालने के लिए तो कैसे पालेंगे वो? बात यह है कि हमारे यहाँ क्या तकनीकी एजुकेशन की कमी नहीं है? आप उसको कैसे देखते हैं कि तकनीकी शिक्षा में सुधार होना चाहिए? देखिए, ऐसा है कि अब पहली बात तो यह है कि पढ़ने का उद्देश्य केवल रोटी कमाना नहीं है। अपने जीवन के आधारभूत 2 रोटी कमा लेना ही पढ़ने का उद्देश्य नहीं होता है। एजुकेशन से एक प्रतिष्ठा और आत्मबल मिलता है। बिजनेस तो एक पैटर्नल एक प्रैक्टिस होती है, जैसे आपने उदाहरण दिया मिठाई बनाना। मिठाई बनाना कोई टेक्निक नहीं है, तो बच्चा यदि मिठाई बनाने की दुकान पर अपने परिवार बिजनेस बिजनेस मैंने तो पहले भी आपसे कहा है कि अगर 22 साल का लड़का कलेक्टर बन जाता है, 25 साल का बन जाता है, 30 साल का अगर बन जाता है और वो बैठ करके जितना बड़ा, जितनी अच्छी पढ़ाई उसने की, जितना बड़ा IAS IPS होगा उतना ही बड़ा जो है करप्शन करेगा वो। और करते हैं। 2500 करोड़ निकले नहीं है क्या IAS के घर में? क्या फांसी पर नहीं टांग देना चाहिए? क्या केवल बेटी के साथ बलात्कार दिखता है क्या? मेरा तो गुस्सा फूटता है इन लोगों पर। मैं तो कहता हूं जो देश का बलात्कार कर रहे हैं, क्या उन लोगों को फांसी की मांग नहीं करनी चाहिए? हर वर्ग ने, हर समाज ने, पूरा देश बंद कर देना चाहिए जब उन IAS और IPS को फांसी पर जब तक नहीं टांग दो। उससे कौन सा हमारा देश बढ़ रहा है? जितने लोग पढ़ लिख जाते हैं, मुझे लगता है कि वो इस देश के लिए सबसे ज्यादा घातक है। वो इस वजह से संस्कारों की कमी है। उनमें संस्कार भी डाले जाने चाहिए। अगर उनमें संस्कारहीन है, जो भगवान को मानते ही नहीं है, तो वो सिर्फ इतना जानते हैं कि हमें भगवान में विश्वास नहीं है, अपनी विरासत में विश्वास नहीं है। जब तक जीना है जमकर पीना है, खून वो भी देश का। नहीं, जब तक जीना है तब तक पीना है, ये भले ही लोगों के लिए रहा हो, लेकिन खून पीना है। तय कर लिया है कि हमने पढ़ा है, रात रात भर इसके लिए थोड़ी लौ जलाई है कि हम यहाँ तक पहुंचे और इस देश का हम खून न पी पाए। हम तो पिएंगे। सुना है कि खून पीने से उम्र बढ़ती है। उन्होंने सुना, जो होगा वो मानते भले ना हो कि राक्षस होते हैं या नहीं, लेकिन हमें पूरा यकीन है हमारी विरासत पर, जो किताबों में लिखा था कि राक्षस जितना खून पीते थे, और अब तो खून के साथ साथ पसीना पी रहे हैं। तो ऐसे IAS IPS जो है पढ़ने लिखने के बाद में
ये हैवान हैं, समाज के लिए घातक हैं, चलते फिरते मानव बम है। और मैं तो इनको कहूंगा कि अगर कुछ हो सके तो सरकारों को करना चाहिए कि इनको टांग देना चाहिए। अगर 1-2 IAS IPS अगर टांग दिए जाए तो इस देश में डर बने। ऐसे पढ़े लिखे, कि ज्यादा पढ़ना लिखना भी देश के लिए बहुत खतरनाक होता है। अगर आप पढ़िए लिखिए तो सेवा भाव से। अगर IAS IPS देश की सेवा कर रहे हैं 1 लाख 1.5 लाख रुपए सैलरी लेकर के, तो हरामखोरी क्या है? अपने घर में बंधुआ मजदूर बना के रखते हैं उन पुलिस कर्मियों को, जो रात रात भर पढ़ते इस चीज के लिए हैं कि हम जाएंगे, केस हल करेंगे, केस सॉल्व करेंगे, किसी की मदद करेंगे। उन 11,000 पुलिस वालों को अभी जो है छोड़ा गया कोर्ट के आदेश से। उनके घर में उनके जूते पॉलिश करते थे। अब अगर जूते ही पॉलिश करवाने हैं तो पुलिस कर्मी से क्यों? एक मजदूर से भी तो आप करवा सकते हैं। जिसको जरूरत नौकरी की है आप उसको नौकरी दे दीजिए अपने पैसे से। ये जो अंग्रेजी परंपराओं के तौर पर जो अगर पढ़े लिखे समाज अगर उनका विरोध नहीं कर रहा है, मुझे लगता है कि अगर वहां पर किसी भी समाज का व्यक्ति अगर जूता पॉलिश कर रहा है तो पूरे समाज को उसका विरोध करना चाहिए कि ऐसे काले कानूनों पर प्रतिबंध लगे, तभी तो देश आगे बढ़ेगा। क्योंकि ऐसे IAS IPSों के लिए फांसी की मांग होनी चाहिए। सिर्फ बेटी के साथ बलात्कार दिखे तो उस पर फांसी नहीं, माँ के साथ जो बलात्कार कर रहा है उस पर भी तो फांसी की मांग हो। कितने संगठन उतरते हैं और विचार करने योग्य है। चिंता का विषय भी है कि 75 वर्ष हो गए और उनके लिए कोई प्रावधान नहीं है। ठीक वैसी ही चीजें चली आ रही हैं। जैसा हम देखते हैं कि एक DM समझता है कि हम तो जिले के मालिक है, जो चाहे वो कर सकते हैं, आप औकात क्या रखते हैं? तो ये वाली चीजें हमने कई बार देखी भी है कि लड़ने झगड़ने में ही नहीं, साहब कुछ नहीं करना चाहते। साहब को मालूम है कि हम तो मंत्री को अंदर कर सकते हैं, लेकिन साहब को भी कोई अंदर कर सकता है अगर ऐसा कुछ प्रावधान किया जाए, कानूनों के लिए लड़ा जाए। एजुकेशन अच्छी बात है कि हम शिक्षित हों। खान सर एक हैं पटना के, जो पढ़ाते हैं कि आपको जो मैं पढ़ा दूंगा वो भूल करके दिखाओ। लेकिन उन्होंने साथ ये भी कहा कि अंग्रेजों ने जो अपनी पद्धति लाए, उन्होंने कहा कि तुम याद करके दिखाओ। ऐसे पढ़ाएंगे कि पढ़ाएंगे भी, लेकिन तुम्हारी दम हो तो तुम याद करके दिखाओ। और पहले जो टीचर होते थे, हमारे अध्यापक होते थे इन अंग्रेजों से पहले, वो गुरुकुल में कहते थे कि आप हमें भूल करके दिखाओ। इस तरह से पढ़ाते थे। उनकी पढ़ाई की व्यवस्था, शिक्षा की व्यवस्था अलग होती थी। वर्तमान युग में मैं समझता हूं कि बहुत कुछ बदलाव हो, लेकिन उन चीजों के साथ में जिनमें बदलाव की संभावनाएं हम कर सकते हैं, उनमें भी तो बदलाव होना चाहिए। उनमें भी तो जरूरत है। आज हम क्यों पढ़ें ऐसे इतिहास को जिससे हमें एक दूसरे से नफरत हो? हिंदू मुसलमान के बीच में अगर मुगल की आवश्यकता नहीं है तो वो चैप्टर खत्म कर दीजिए, क्योंकि उससे कौन सा वित्तीय कोष बढ़ जाएगा अगर हम अकबर को याद रखेंगे। और अगर भूल जाएंगे तो भारत का कौन सा नुकसान हो जाएगा? भारत के पन्ने से केवल इतिहास ही तो हम भूलेंगे। आज हमें राम की क्या वंशावली पता है, लेकिन हम अकबर की वंशावली जानते हैं कि बाबर से शुरू हुआ और औरंगजेब, बहादुर शाह जफर तक चला है। हर एक उनका पूरा इतिहास लिखा है। क्या हर काल खंड में बहुत सारे इतिहास है? उनको क्या इतना विस्तृत? अगर पढ़ना ही है तो विस्तार से पढ़िए। राम राज्य को पढ़िए, जिसकी कल्पना में था कि टैक्स फ्री कंट्री हुआ करती थी, टैक्स फ्री राज्य हुआ करता था, उसे रामराज कहते थे। और आज टैक्स फ्री अगर कोई कंट्री है तो वो आप देखिए सऊदी अरबिया है। हम उसको कह सकते हैं कि वो रामराज है वहां स्थापित। जहां रामराज है वहां भी तो हमें दिख रहा है। आज हम क्या करमुक्त की बात कर सकते हैं? क्या करमुक्त राष्ट्र हम बना सकते हैं? बात उसकी भी तो होनी चाहिए। करमुक्त राष्ट्र कैसे बनेगा, इस पर भी तो एक शोध का विषय है या नहीं? जी बहुत आपने जो बोला है इसका आयाम बड़ा लंबा चौड़ा है। और IAS PCS के प्रति इतना आक्रोश से लेकर के फिर रामराज पर आप आ गए हैं। और ऐसा नहीं है कि सारे IAS PCS ऐसे ही हो। जी सारे नहीं, सारे IAS IPS ऐसे ही हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ, आप देखिए एक व्यक्ति गलत है, हमें पता है कि एक IAS गलत है, दूसरे IAS नहीं, मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूँ पूरी विनम्रता पूर्वक। क्या मुझे इतना बता दीजिए, वो गलत नहीं है उसको गलत क्यों ना बोलूं? ये गलत IAS है, पता है कि ये गलत है। दूसरा IAS अगर उसके खिलाफ आवाज नहीं उठा रहा है, और जबकि वो उठा सकता है और कानून भी बनवा सकता है, तो क्यों नहीं? उसकी छवि पर क्या असर नहीं पड़ता है? तो ऐसे में उसे गलत क्यों ना बोला जाए? कहते हैं कि गलत अपराध करना तो होता ही है, लेकिन सहना भी तो अपराध ही है। जी जी, पर्टिकुलर केस में यदि दोषी है कोई ऐसा है। और जहाँ तक शिक्षा पद्धति की बात है, अभी मैं 2-3 दिन पहले पेपर में पढ़ रहा था कि केंद्र सरकार ने शिक्षा पद्धति को बदलने का कोई कुछ एक फार्मूला लाया है। अभी 2-3 दिन पहले क्या हाई स्कूल कैसे क्या होगा, मैंने बहुत डिटेल में नहीं। ये बहुत दिन से हमारे देश में चर्चा है कि
शिक्षा पद्धति का ये परिवर्तन होना चाहिए, ये मैकाले का शिक्षा पद्धति है तो ये है, वो है, तमाम बातें हैं। और रही बात शिक्षा पद्धति की बात, तो एक चीज़ है हमारे देश में, थोड़ा मुझे भी खटकता है, मैं भी वन सेवा से रिटायर्ड अधिकारी हूँ, कि हमारे देश में महत्व तो नहीं दिया जाता है जितना ब्यूरोक्रेसी। ये अब मुझे समझ में नहीं आता है कि ये लोकतंत्र की मजबूरी है, ये लोकतंत्र की मजबूरी है या मैकाले की शिक्षा नीति है। इस चीज को तो बदलना होगा। अगर जो टेक्नोक्रेट है तो उसको वाजिब महत्व उसका मिलना ही चाहिए, और जब तक नहीं मिलेगा हम ब्यूरोक्रेट के हाथ नाचते नाचते। और इसलिए मुझे मुझे तो कभी कभी लगता है कि मुझे तो कभी कभी लगता है कि डेमोक्रेसी का जो डिमेरिट है वो यही है, वो ब्यूरोक्रेट के सहारे पूरा देश को चलाना चाहता है। हालांकि कभी कभी मैं इस समय देख रहा हूँ मोदी जी के जमाने में कुछ महत्व मिला है टेक्नोक्रेट्स को, और जब तक कोई भी सरकार हो टेक्नोक्रेट्स को उसको वाजिब सम्मान जब तक नहीं मिलेगा, हम अपने शिक्षा नीति में आमूल चूल परिवर्तन की जो बात करते हैं उसका रिजल्ट हम नहीं ले पाएंगे। और जब रिजल्ट मिलेगा तब देश हमारा आगे बढ़ेगा। सबका सम्मान होना चाहिए जिसके पास जानकारी। ठीक है, आप प्रशासनिक अधिकारी इस देश में अंग्रेजी को इतना महत्व जो मिल रहा है, हालांकि आप कह रहे हैं कि हम लगातार अन्य विषयों पर भी बातचीत कर रहे हैं, मैं नहीं चाहता कि आप कुछ चीजों के सवाल दें, लेकिन मन में आक्रोश तो है हर चीज की। जब व्यक्ति समझ रखने लगता है, कहते हैं कि अम्बेडकर जी ने कहा था कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो ज्ञान वो चीज ऐसी है कि दहाड़ता है। व्यक्ति को गुस्सा आक्रोश होना ही चाहिए, और आक्रोश भी उन चीजों के खिलाफ है जिनमें हम हमेशा कहते हैं कि अंग्रेजी, क्या चाइना वाले अपने बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाते हैं क्या? बिल्कुल नहीं। क्या रूस के लोग अंग्रेजी पर ध्यान देते हैं? जरा सा भी नहीं। अंग्रेजी को वो मानते ही नहीं है कि अंग्रेजी इस देश में कहीं किसी लायक है, लेकिन अपने देश में थोपी गई है। हम अगर रसिया सीखें तो हमारे रूस के साथ कितने अच्छे संबंध हैं। हमारे बच्चे अगर रूस जाए तो कितना बेहतर कर सकते हैं, हमारे बच्चे अगर चाइना जाए तो कितना बेहतर कर सकते हैं, हमारे बच्चे अगर अन्य देशों में जाए तो कितना बेहतर कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें बेहतर हो सकती हैं, केवल अंग्रेजी ही क्यों? मुझे लगता है कि रशियन आप सिखाइए, रशियन को सीखना भी बहुत सरल है। रूस में हमारे बच्चे जाएंगे तो हमारे लिए बहुत ज्यादा जो है उनके साथ जो है मजबूती के साथ में खड़े हो सकते हैं। देखिए, अमेरिका तो एक डूबता हुआ जहाज है और अंग्रेजी भी डूबती हुई भाषा आज के दौर में, क्योंकि आने वाले समय में सिर्फ रूस राज करने वाला है पूरी दुनिया पर। तो ऐसे में हमें ये भी तो देखना पड़ेगा कि कौन राज करने वाला है, हमें उसके साथ में होना चाहिए। अंग्रेजी को हम इतना बढ़ावा और इतनी चीजें करते हैं। अब आप बताइए, अंग्रेजी में नॉर्मल सा पूछता हूँ, किसी ने अंकल कहा अंग्रेजी में, अब सामने हमारे मामा जी हैं, कैसे उनको समझाएंगे? दूसरे को कैसे बता कि फूफा जी हैं, मौसा जी हैं, कि इनके चाचा जी हैं या मामा हैं, हम उनको कैसे समझाएं? अब उनको तो अंग्रेजी में तो एक ही सिंपल शब्द है कि नहीं अंकल हैं। तो अंग्रेजी कितनी दुविधाजनक भी तो है, कितनी कठिन है। कैसे, मतलब आप क्या चाचा बोल सकते हो मामा को? नहीं। तो बात यह है कि हमारे यहाँ तो हर रिश्ते का एक नया नाम है, एक अलग नाम है, और उस रिश्ते में अलग सी सुगंध है। लेकिन इस भाषा के साथ में जब प्रधानमंत्री जी विदेश में जाकर के हिंदी बोल सकते हैं, तो हम लोग ताल ठोक करके हिंदी का स्वागत क्यों नहीं कर सकते? हिंदी से हम लोग क्यों नहीं बढ़ सकते? अंतरराष्ट्रीय भाषा हो गई, ये तो हमको फक्र होना चाहिए 2014 के बाद से पहली बार। अंतरराष्ट्रीय भाषा का अर्थ ये है कि 190 देशों में हम कहीं भी हिंदी के साथ बिजनेस कर सकते हैं। कहीं भी जो है हम वहां चाहें उनके देश में तो अपने बिजनेस के साथ में लगा सकते हैं। अगर हम वहां कुछ भी करें तो वो काम कर सकते हैं, लगा सकते हैं। कि गुप्ता एंड कंपनी तो लिख सकते हैं, उनको समझ में आना चाहिए कि इंडिया से। अब देखिए, कोई टैबलेट बनती है या कुछ बनता है तो वहां क्या है कि वो अपने नाम सरनेम के साथ ही बहुत सारी चीजें जोड़ देते हैं, जबकि अपने देश में ऐसा नहीं है। विदेश में मैंने भी जो है देखा है कि वहां पर आप सुबह वाहन लेकर के, अगर कार लेकर के निकले, तो आप चाहे कोई भी हो, आपने अगर रूल तोड़ा है तो आपको कहा जाएगा कि आपने रूल तोड़ा है और सर आपके ऊपर इतना फाइन है। पुलिस वाले भी सर बोलते हैं वहां, तो आप उनको बोलते हो ठीक है, ओके, टूट गया कोई बात नहीं, तो आपके घर पहुंच जाता है, आपके मोबाइल पर पहुंचा देते हैं। यहाँ अगर उन्होंने कहा कि पहले तो वो बोलता है कि तूने रूल तोड़ा क्यों? भाई पुलिस वाले का काम है, रूल टूट गया है, अगर कोई कानून टूटा है तो उसका तो फाइन कर। यहाँ वो कहते हैं कि हमारे चाचा जी विधायक हैं, जानते नहीं आप, तो बस इतना सा कहना है तो निकल लेते हैं।
वो एक फिल्म, एक मूवी मुझे याद आ रही है कि राजपाल जी उसमें होते हैं। तो राजपाल जी क्या काम करते हैं कि उस मूवी में राजपाल जी को पुलिस पकड़ लेती है, थाने में बंद कर दिया जाता है हवालात में। तो राजपाल जी उस एसएचओ को बोलते हैं कि मैं डीजी को जानता हूं। तो उसको फटाफट उसको बाहर निकाल लिया जाता, पुलिस वाले बोलते हैं इसको बाहर निकालो, ये डीजी को जानता है। और वो जैसे ही गेट पर पहुंचता है और कहता है कि लेकिन एसएचओ साहब, डीजी मुझे तो नहीं जानता। तो बोलते हैं इसको फटाफट अंदर डालो। अभी ये एक भ्रम पैदा ऐसा है समाज में, अगर किसी ने कह दिया कि मैं डीजी को जानता हूं, अब मैं तो प्रधानमंत्री जी को भी जानता हूं, विषय ये है कि प्रधानमंत्री मुझे जानते हैं या नहीं। बिना जांच पड़ताल के बहुत सारी चीजें, जम्मू कश्मीर में एक आईएएस पहुंच जाता है, 6 महीने तक मटर गश्ती करता है पीएमओ का बता करके, 150 करोड़ कमा लिए। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, उसका नाम भी आपने सुना होगा, जो पटेल साहब आए थे। पटेल साहब 6 महीने से बता रहे थे कि पीएमओ की तरफ से मैं यहाँ जम्मू कश्मीर में नियुक्त किया गया हूँ सेब की खेती और बागान के लिए। तो 6 महीने से उनको बहुत ही बड़ी सिक्योरिटी दी गई थी, जेड प्लस। साहब ने 150 करोड़ का घोटाला कर लिया इतने बीच में, 150 करोड़। 7 साल की सजा होगी अगर पहले दिन कबूल भी लिया कि ये हमने फ्रॉडगिरी की है। अब 7 साल की सजा का अर्थ ये है कि दिन और रात अगर जुड़ेंगे तो 3.5 साल में वो बाहर आ जाएंगे। पटेल महोदय, पटेल महोदय ने 150 करोड़ कमाए, ये तो ऊपर का बताया जाता है। उनका कारनामा एक और है। लगभग जितने रिटायर्ड पुलिसकर्मी थे गुजरात के अंदर, उन्होंने लगभग 600 पुलिस कर्मियों की गाड़ी किराए पर लेता था और उसके बाद उस गाड़ी को 2-3 महीने किराया देने के बाद में, 5,000 10,000 महीना देने के बाद में उस गाड़ी को वो कटवा देता था। 10 लाख की गाड़ी, 12 लाख की गाड़ी वो खत्म करवा दी। तो वो अब 600 लोगों ने जो गाड़ियां दी थी और वो पहले उनसे पहले जाकर के बोलता था गाड़ी चोरी हो गई, तो 600 गाड़ियां चोरी हुई तो पटेल साहब ने वो गाड़ियां कटवा दिया। पुलिस वाले भी क्या कर सकते हैं कि गाड़ी तो दे रखी थी पटेल जी को। अब 150 करोड़ कमाना 3.5 साल में कितना मुश्किल होता है। ये काम व्यक्ति क्या कमा पाएगा? नहीं कमा पाएगा, कितना भी दिमाग लगा ले। अब हम उसको समझ रहे हैं कि वो बेवकूफ था क्या, पीएमओ का परिचय दे दिया, उसको जरा सा भी डर नहीं है। तो कानून कितना सरल है, कितना ईजी है। 150 करोड़ कमाने के बाद में भी जेल सिर्फ 3.5 साल होगी अगर उसने कबूल लिया तो। नहीं कबूला तो 1-2 साल तो ऐसे ही चलेगा, फांसी तो हो नहीं जाएगी। 150 करोड़ कमाया है, कौन से परिचय और उसकी जरूरत है। तो इस देश का कानून आप देखो कि कितना लाजवाब है साहब। जो काम करता है व्यक्ति 10,000 का, अगर कहीं गलत हो जाए तो उसके घर पर बुलडोजर चल जाता है, बहुत कुछ हो जाता है। लेकिन जो 150 करोड़ की चपत इस देश को लगा चुका है, उसको सिर्फ 3.5 साल की सजा। जी ठीक। चलिए, खैर विषय बड़ा विशद है। लेकिन आज जो चर्चाएं आपने हुई और फिर पुनः जो है हम मुद्दे पर, मंदिर के मुद्दे पर ही आएंगे कि इसमें जो है अगर जो लोग हैं वो सहयोग अगर करना चाहे आपके इस मंदिर में और आपकी इस सभा में, तो कैसे जुड़ सकते हैं, क्या माध्यम हो सकता है, कहां पर जा सकते हैं, उसके बारे में भी आप जो है हमें बताएं विस्तार से। क्योंकि वो अगर इसमें आपके साथ संपर्क करना चाहें, आपके मंदिर को सहयोग देना चाहें। जी, ये अखिल भारतीय विदेशी वैश्य सभा का ट्रस्ट है, संत गणिनाथ संत पलटू दास ट्रस्ट है, रजिस्ट्रेशन है इसका एक खाता है। और जो सहयोग करना चाहे तो इसमें सहयोग भेज सकते हैं, इसका खाता नंबर है। और मैं ये भी बता दूं कि इसमें जो भी सहयोग करेंगे वो इनकम टैक्स से छूट है उस पर। ये हम लोगों ने रजिस्ट्रेशन इनकम टैक्स से करा लिया है, ट्रस्टी वाले नीति आयोग से, नीति आयोग वगैरह से है जी, 1280 इनकम टैक्स फ्री हो तो गया है। वेबसाइट भी है कोई आपकी सभा की? जी, वेबसाइट वगैरह भी है? देखिए ऐसा है कि वेबसाइट रजिस्ट्रेशन बहुत जल्दी हुआ है, वेबसाइट नहीं है। लेकिन अब यह है कि मोबाइल पे हमारे संपर्क करेंगे, उसके लिए प्रयास करेंगे। अभी तो हमारा कार्यालय डेवलप हो रहा है, अभी तो रजिस्टर्ड हुआ है 20 के बाद, तो बहुत ज्यादा ट्रस्ट हमारा पुराना नहीं है। सारी चीजों के लिए प्रयास कर रहे हैं। 1 अप्रैल से इनकम टैक्स फ्री हो गया है इस सेशन में, प्रयास हम लोगों ने कर लिया, परिणाम भी आ गया है। और हमारे मधेसी समाज के जो भी इसमें ट्रस्टी बनना चाहे एज ए ट्रस्टी, तो इसमें 4 तरह के ट्रस्टी हैं। 1 लाख रुपए का यदि सहयोग देते हैं तो आप आजीवन सदस्य रहेंगे और आपकी मृत्यु के बाद आपके लड़के हो जाएंगे सदस्य। तो इस तरह से वंशानुगत चलता रहेगा। यदि 50,000 का ट्रस्टी होंगे तो आप आजीवन होंगे, लेकिन आपकी डेथ के बाद वो ट्रांसफरेबल होंगे। 25,000 की जो सदस्यता है
वो 15 साल के लिए, और 11,000 की सदस्यता है वो 5 साल के लिए। और इसी सहयोग राशि के प्रयास से इसका डेवलपमेंट होगा। और ये ट्रस्ट है, ओके। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि इस निर्माण का कोई व्यापारिक उपयोग हम करेंगे। श्रद्धालु आएंगे और मेंटेनेंस, नो प्रॉफिट नो लॉस के आधार पे इसकी व्यवस्था हम लोग करेंगे। ये आधारभूत सिद्धांत है और एक ये ट्रस्ट है, और कोई इसका व्यापारिक उपयोग नहीं हो रहा है। जी, सभा या मंदिर की तरफ से या आपकी अपनी तरफ से कुछ छूट रहा है तो वो भी आप चैनल के माध्यम से आप कह सकते हैं। जी। नहीं, सारी बातें हो चुकी है। मैं पुनः अपील करना चाहूंगा कि इस अपने समाज के विकास में उन्नति के लिए इस मदेसिया मंदिर, जो कि विश्व में अकेला मदेसिया मंदिर है, समाज के लोगों से अपील करना चाहते हैं कि यहाँ आइए, इससे जुड़िए और इसके विकास में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करें। इसी के साथ इस कार्यक्रम में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। और आप देखते रहिए देश का तेजी से बढ़ता चैनल इंडिया लाइव। जय हिंद, धन्यवाद किशोर, वंदे मातरम। अच्छा लगा मिल करके।